हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। और आज हमारा ये 26th लेक्चर है। आज के हम अपने इस लेक्चर में एग्रो फॉरेस्ट्री वाले पोर्शन को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आज के हम अपने इस लेक्चर पर किन किन टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस कर लिया था, उसके फीचर्स, उसकी बेनिफिट्स एज वेल एज हमने एग्रो फॉरेस्ट्री की क्लासिफिकेशन को भी देख लिया था। आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम की, सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम की, एग्री सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम की, एज वेल एज एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर और कौन से अदर सिस्टम्स आते हैं उनको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री डायग्नोसिस एंड डिजाइन की, रोल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, किस तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो हेल्प करता है, उसका रोल कैसा होता है सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में, वो हम देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर गुड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम फॉर डिफरेंट रीजियंस और ट्री क्रॉप इंटरेक्शन की। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस लेक्चर की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले चॉइस ऑफ स्पीशीज की। देखिए व्यूअर्स, अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को आप साथ साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्पीशीज चूज करना पड़ेगा कि आप ऐसी स्पीशीज चूज करेंगे, ऐसी ट्रीज के साथ ऐसी फसल उगाना चाहेंगे कि दोनों साथ साथ एक दूसरे की हेल्प कर कर ग्रो करें। दोनों के बीच अगर कंपटीशन होगा तो ना तो ट्री अच्छे से सरवाइव कर पाएगा और ना ही क्रॉप अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, राइट। तो हमें इस तरीके की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, राइट। तो जैसे अगर हम बात करें फॉर्चुनेटली तो हमारी कंट्री में नियरली 15,000 डिफरेंट वैस्कुलर प्लांट्स है। तो यहाँ पर अगर आपको स्पीशीज चूज करना है तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा और हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड ही अपनाना होगा। ओके, तो अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्पीशीज जो है इट इज ड्यू टू द इम्पोर्टेंस इज टू बी गिवन टू दोज विच इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ साइट। ठीक, जैसे कि आप हमने पढ़ा हुआ है, जब आप सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्रीज आपको ऐसे दिए हुए हैं जो कि साइट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, राइट। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते आइडिया होते होते अगर आप प्रॉपर एक फॉरेस्टर है, आपने सिल्वीकल्चर की बेहतरीन स्टडी कर रखी है, तो आपको ट्रीज की क्वालिटीज, उनके एडॉप्शन, राइट, वो किस तरीके की न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ऐसे आपको बहुत सारा आइडिया हो जाता है। और फिर उसके बाद आप ट्रायल एंड एरर मेथड से एक्सपेरिमेंट्स करके आप स्पीशीज को क्या करते हो, चूज करते हो। प्लस किंग किंग वॉज एन फॉरेस्टर, उन्होंने 1979 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी ताकि क्या हो सके कि अगर कोई पर्सन एग्रो फॉरेस्ट्री को फॉलो कर रहा है तो उसकी हेल्प हो सके। तो उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी कि अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम आप अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होनी चाहिए जिससे आपको स्पीशीज चूज करने में हेल्प हो सके। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप ट्रीज चूज कर रहे हैं तो वो ट्रीज कैसे होने चाहिए, दे शुड हैव स्मॉल एंड एटेन्यूएटेड क्राउन व्हिच अलाउज लाइट टू फिल्टर थ्रू। मतलब अगर आप ट्री कि मतलब आप फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो ट्री जो है उनकी हाइट कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। प्लस उनके क्राउन जो है थोड़े फैले छितर बितर होने चाहिए। इट मीन्स छितर बितर होने चाहिए का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज ये क्या है, ये एक ट्री है तो इसके ब्रांचेस के बीच प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए, ऐसे। अब यहाँ से अगर प्रॉपर गैपिंग है तो यहाँ से जो सनलाइट है वो इसके नीचे जो भी क्रॉप या प्लांट्स जो भी सरवाइव कर रहे हैं उन तक जो है सनलाइट पहुंच सके, फिल्टर हो सके, राइट। तो इस तरीके से देयर फिनोलॉजी पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ लीफ फ्लशिंग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम फिनोलॉजी की बात करते हैं तो फिनोलॉजी बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से एक स्टडी होती है ऑफ साइक्लिक एंड सीजनल नेचुरल फिनोमेना, राइट। इट मीन्स व्हाट कि जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, राइट, जैसे क्लाइमेट हो गया, सीजन हो गया, वेदर हो गया,
तो उनकी प्रॉपरली स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। तो अगर फिनोलॉजी के अकॉर्डिंग कि कौन से सीजन में, है ना, अगर आपने कोई ट्री लगाया तो उसकी लीफ फॉलिंग कब होगी, और अगर सपोज रेनी सीजन पे जो उसकी जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, तो अगर रेनी सीजन पे पत्ते गिर रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि वो तो पानी के बहाव के साथ बह जाएंगे, सॉइल इरोजन भी होगा और प्रॉपरली मैन्योर फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सपोज आप एक ऐसा ट्री स्पीशीज चुनते हैं जिसके पत्ते गर्मी के मौसम में गिरते हैं, है ना, तो गर्मी के मौसम में गिरने से क्या होगा? एक तरीके से मल्चिंग होगा, प्लस जब वो खराब होने लगेंगे तो वो एक तरीके से मैन्योर का काम करेंगे, सॉइल जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक, तो इस तरीके से तो आपको ऐसा प्लांट या ऐसा ट्री आपको चूज करना है जिसकी फिनोलॉजी पर्टिकुलरली इन रेस्पेक्ट ऑफ लीफ फ्लैशिंग, जब आप उसकी फिनोलॉजी देख रहे हो तो किसके रेस्पेक्ट में आप देखेंगे? लीफ फ्लैशिंग के रेस्पेक्ट में। ओके, नेक्स्ट है दे शुड बी लाइट ब्रांचिंग इन हैबिट। जैसा कि हमने बताया कि ब्रांच जो है वो थोड़ी लाइट होनी चाहिए, हैवी ब्रांचेस नहीं होने चाहिए। फिर their above ground changes over time in structure and morphology should be such that they retain or improve those characteristics which reduce competition for solar energy, nutrients and water. अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स, कुछ भी बोल दीजिए, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर मॉर्फोलॉजी। अगर आप कुछ ऐसी ट्री स्पीशीज को चूज करते हैं तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी, उनका जो स्ट्रक्चर है, राइट, उनका जो फॉर्म है वो ऐसा होना चाहिए कि कंपटीशन को रिड्यूस करे, है ना, कि अगर आप दो क्रॉप्स को, अगर एक ट्री को और क्रॉप्स को अगर आप साथ में लगा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर कंपटीशन कहीं पर हो भी रहा है तो वो उतना ज्यादा ना हो, वो क्या करे? कंपटीशन को रिड्यूस करे फॉर सोलर एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। They should be tolerating of shade if indeed not too full overhead, such shade in early stages of growth. डेफिनेटली शॉर्ट टॉलरेटिंग होने चाहिए। अगर वो बहुत ही ज्यादा शेड देने लग गए अर्ली स्टेजेस में ही तो फिर क्या होगा? नीचे वाले जो है, जो क्रॉप्स है, सपोज आप क्या कर रहे हो, आपने एक ट्री को आपने लगा दिया, ठीक है, आपने एक ट्री लगा दिया। अब ये अर्ली एजेस में ही शेड टॉलरेटिंग नहीं है, है ना, वो क्या कर रहा है? अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में ही शेड बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपने उसी टाइम पे जब आपने जो क्रॉप्स लगाया था, अब सपोज ये 1 साल का हुआ, अब आपका ये जो क्रॉप है 1 साल में आप इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, 2 साल सपोज आपको इसकी हार्वेस्टिंग के लिए चाहिए। अभी अगर 1 साल में ही काफी ज्यादा शेड प्रोवाइड करने लगा तो ये तो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा ना। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में उसको प्रॉपरली शेड जो है नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। इस तरीके के आप ट्रीज जो है आप उनको चूज करेंगे। वैसे ये सारे काफी इजी है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो एक बार जो है आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, चलिए अब देखते हैं ट्री स्पीशीज सुटेबल फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। कि एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कुछ स्पीशीज को कौन सी स्पीशीज सुटेबल है वो देख लेते हैं। Acacia albida, Bombyx ceiba, Grevillea robusta, Dalbergia siso, Hardwickia binata, Lucena leucophala, Prosopis, Prosopis cineraria, Sesbania species, Ziziphus species, Albizia labac, and Emblica officinalis। तो ये सारे जो है, ये ट्री की स्पीशीज जो है, दे आर सुटेबल फॉर एग्रोफोरेस्ट्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट इम्प्लीकेशंस। अगर कोई फॉरेस्टर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है तो उसकी मैनेजमेंट टेक्निक्स कैसे होंगे, किस तरीके से आप उन्हें मैनेज करेंगे। तो अगर हम बात करें कि आफ्टर द पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आप जो भी टेक्नोलॉजी मेजर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब इतना ज्यादा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी मेजर्स को अडॉप्ट करने के बाद भी आपको जो मेन प्रॉब्लम आता है वो है प्लांटिंग, एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, मॉनिटरिंग में दिक्कत आती है, इवैल्यूएशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर आपने सब कुछ कर लिया है, पेपर में आपने सारा वर्क, सारा कुछ आपने कर रखा है, सारी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग आपने कर रखी है, बट फिर भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाती, राइट।
तो अगर हम बात करें तो द मैनेजमेंट विल हैव टू बी ट्रस्टेड टू अ सिंगल एजेंसी। इट मीन्स व्हाट, कि अगर आप मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल एजेंसी पे ट्रस्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने प्लांटिंग के लिए किसी फलाना एजेंसी को काम दे दिया, एग्जीक्यूशन के लिए आपने दूसरे एजेंसी को दे दिया, कोऑर्डिनेशन के लिए तीसरे एजेंसी को। तो ऐसे में क्या होगा कि प्लांटिंग अगर कोई और एजेंसी कर रही है, एग्जीक्यूशन कोई और एजेंसी कर रहा है, तो उनको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आप सिंगल एजेंसी को काम देते हो तो उसको शुरू से हो सकता है क्योंकि मॉनिटरिंग अच्छी नहीं हो लेकिन प्लांटिंग अच्छी हो, ये सोचकर आप क्या करोगे, यार इनकी तो मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है, अब तो पौधे जो है थोड़े बड़े हो गए तो अब इनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मैं दूसरी एजेंसी को दे देता हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्या होगा कि अब वो जो दूसरा एजेंसी आया है उसने तो प्लांटिंग नहीं करी है ना उसकी, उसको तो नहीं पता होगा। देखिए पौधे जो होते हैं वो छोटे बच्चों की तरह होते हैं, हमें उनका ध्यान जो है, उनका पालन पोषण जो है एक बच्चे की तरह करना होता है। तो जब नई एजेंसी को बच्चे के बारे में पता ही नहीं है तो वो किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करेगा। दैट्स वाई जो मैनेजमेंट है उसके लिए आपको एक ही सिंगल एजेंसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ओवर 95% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया जो है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उन्हीं के अंदर ही मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल पब्लिक लैंड्स, फॉरेस्ट एरियाज एंड वेस्ट लैंड्स कुड यूजुअली बी ट्रांसफर्ड। ठीक, फिर देखा जाए तो सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस एंड लीगल एस्पेक्ट्स हैव टू बी केप्ट इन व्यू व्हाइल एग्जीक्यूटिंग agroforestry projects, particularly in public lands, because the country is facing great land hunger and implementation of programs like Tonga afforestation may lead to illegal encroachments and there is possibility of land alienation. Definitely. देखिए अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं, एजेंसी के थ्रूज भी कर रहे हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट को दिया भी गया है, लेकिन फिर भी इन सारे कंसिडरेशन, सोशो इकोनॉमिक कंसिडरेशन को लेकर हमें लीगल एक्सपेक्ट्स बनाने होंगे, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स जो है वो पर्टिकुलरली पब्लिक लैंड्स में किया जाता है ना। अगर पब्लिक लैंड्स में कर रहे हैं तो सपोज कि आपने क्या कर दिया, किसी प्राइवेट एजेंसी या किसी प्राइवेट फर्म को आपने इसका जिम्मा दे दिया, और अगर मान लो कि आपने कोई अच्छे से लिखा पढ़ी नहीं करी, ठीक, तो क्या होगा, वो तो जमीन को हथिया लेगा, है ना। प्लस क्या होता है, टोंगिया एफॉरेस्टेशन के नाम पे लोगों को काम पर लगा लिया जाता है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और जो भोले भाले लेबर्स लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो लोग जाकर काम तो कराते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, उन लोग को, बेचारे लोगों को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो काम कहाँ कर रहे होते हैं, प्राइवेट में। अब प्राइवेट में वो काम कर रहे हैं, बाद में उनको ये बोल दिया जाता है कि गवर्नमेंट से फंड नहीं मिल रहा है, जो भी बहाने 10 4 बहाने बनाए जाते हैं, और फिर उनको बिना पैसे दिए उनकी जो लैंड है उस पर उनको कब्जा जमा लिया जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते ही रहते हैं, तो प्रॉपरली लीगल एस्पेक्ट्स के थ्रू इन्हें करना चाहिए कि लीगल एनरोचमेंट बहुत ज्यादा है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ऑफ लैंड लाइनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉब्लम्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड अगर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है उनको इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चरल लैंड्स में अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कब आता है कि एग्रीकल्चरल लैंड्स में अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही, एज वेल एज अदर एजेंसीज जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा। अब अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स तो एक्सटेंशन अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड। एक्सटेंशन अप्रोच करना चाहिए आपको। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी पीस ऑफ लैंड में, एग्रीकल्चरल लैंड में अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन का अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि आप सिमट कर नहीं रहेंगे, राइट। आप इस प्रोजेक्ट को जो है एक्सटेंशन करेंगे, उसका उसको एक्सटेंड करेंगे। इट मींस व्हाट, कि जो प्रोजेक्ट है इट कैन बी ट्रस्टेड टू अ विलेज पंचायत, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रही है विलेज पंचायत के थ्रू अंडर द टेक्निकल कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से एक्सटेंशन अप्रोच आपको रखना है। ठीक, फिर alternatively the state forest development corporations can undertake the extension work of monitoring and evaluation of agroforestry projects, or the farmers have to be assured that the absolute ownership of the trees grown there filled best with them.
सम एक्सेम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। अब जब जैसे कि हमने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा, अब जो पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड में एक्सटेंशन अप्रोच अपनाते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा कि ऑल्टरनेटिवली जो स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो एक्सटेंशन वर्क को मॉनिटर करेगा, इवेलुएट करेगा एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स को। अब जो फार्मर है उनको एब्सोल्यूट ओनरशिप देने की उनको अश्योरिटी दी जाएगी, क्योंकि देखिए ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, उसी किसान की जमीन पर हो रहा है। ठीक, तो हम उनसे कहेंगे कि आप अपना क्रॉप्स जो है आप उसको ग्रो कीजिए, हम यहाँ पर फॉरेस्ट्री करेंगे ताकि आसपास हम एक तो सरकार को टिम्बर का फायदा होगा, प्लस उसका कुछ परसेंट जो है फार्मर को भी दिया जाएगा, और उसको कुछ जो इनकम टैक्स से एक्सेम्पशन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सेम्पशन मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली मतलब जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप हो रहा है फार्मर का गवर्नमेंट के साथ, और दोनों एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक, तो यही सब है, बाकी ये दोनों पॉइंट जो है काफी इजी, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं ट्री कैनोपी मैनेजमेंट इन एग्रो फॉरेस्ट्री। अब अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री के साथ साथ आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, टू टायर होता है, राइट। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो टू स्टोरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अगर आप ट्री कैनोपी मैनेजमेंट कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो किस तरीके से आप ट्री की कैनोपी को मैनेज करेंगे वो देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमने वही देखा कि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है वो इंटरक्रॉपिंग है, इन द सेम वे एज इन अरेबल क्रॉप्स। अरेबल क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, अरेबल क्रॉप्स का मतलब ये है कि ऐसा मतलब ऐसा लैंड विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप सुटेबल फॉर फार्मिंग, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइट, जैसे क्रॉप्स हो गए। तो ऐसे क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, एरेबल क्रॉप्स कहते हैं। तो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो वो इंटरक्रॉपिंग है। इसमें क्या होगा कि आप एरेबल क्रॉप्स के साथ साथ आप ट्रीज की भी क्रॉपिंग करोगे, राइट। वुडी पेरिनियल्स एंड एरेबल क्रॉप्स दोनों की आप क्या कर रहे हो, साथ साथ ग्रो, दोनों को ग्रो कर रहे हो। तो उनके बीच क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, जैसे देखो अगर आपने ट्री ग्रो किया तो यहाँ ट्री के नीचे पर ही यहाँ पर क्रॉप्स भी होंगे, ठीक। तो बट क्रॉप्स को तो ग्रो करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सन रेज चाहिए, तो इस वजह से दोनों के बीच क्या होना चाहिए, प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमें किस तरीके से, अब एक ही तो ट्री नहीं है ना, बहुत सारे ट्री है, बहुत सारे ट्री का जो ऊपर का जो पार्ट होगा वो मिलकर टुगेदर क्या बनाते हैं, कैनोपी बनाते हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो अब किस तरीके से हम कैनोपी को मैनेज करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो ये जो रेंज ऑफ मैनेजमेंट है, कैनोपी मैनेजमेंट है, ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स में, आज हम देखेंगे आगे बहुत सारे सिस्टम जो है इसके अंडर आते हैं। तो आपका इंटरेस्ट, पर्टिकुलर इंटरेस्ट मतलब पर्टिकुलर आप किसी एक पे एम करके, है ना, उस पे आप उसको इस तरीके से अप्लाई करते हो। जैसे अगर हम बात करें सॉरी, ठीक, तो जैसे अगर हम देखें, सबसे पहला आता है लॉपिंग। अगर हम लॉपिंग की बात करते हैं तो लॉपिंग क्या है, एक तरीके से प्रूनिंग प्रैक्टिस है। प्रूनिंग क्या होता है, मतलब जैसे देखिए कि ट्रीज इस तरीके से ग्रो कर रहा है बहुत ज्यादा, इसका जो ये ब्रांचेस है वो काफी ज्यादा हो गए, तो उनकी यहाँ से थोड़ी थोड़ी छटाई कर दी जाती है, ताकि ये जो कैनोपी था, ये जो इसका वो था उसको मतलब थिनिंग करना, ब्रांचेस की थिनिंग करना, दैट इज योर ब्रांच प्रूनिंग। तो removal of certain branches and allowing some light to reach the herbaceous crops underneath, इसके नीचे जो herbaceous crops है उन तक proper light पहुंच पाए, इस तरीके से इस ब्रांच की कटिंग करना, थिनिंग करना, that is your lopping। तो सबसे पहला अगर आपको ट्रीज कैनोपी की मैनेजमेंट करनी है तो आप कौन सी प्रैक्टिस अपनाते हो, लॉपिंग प्रैक्टिस। सेकेंड इज योर ब्रैशिंग। ब्रैशिंग को आप लो प्रूनिंग भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ साइड एंड लोअर ब्रांचेस, जो कि साइड साइड के जो लोअर ब्रांचेस होते हैं
और ये कब किया जाता है? इनिशियल ऑफ 1 to 5 years, मतलब जब आपने ट्री को लगाया तो 1 साल से 5 साल तक के पेड़ों पर इसको जो है वो अप्लाई किया जाता है। ओके, ताकि प्रॉपरली जो है लाइट जो है पेनिट्रेट हो सके अंडर प्लांटेड एरेबल क्रॉप्स। नेक्स्ट इज योर पोलार्डिंग। पोलार्डिंग देखिए, आप इसको ऐसे समझिएगा, एक सेकेंड। पोलार्डिंग क्या होती है? जैसे सपोज ये ट्री के ब्रांचेस है, ठीक है, ट्री के ब्रांचेस है और सब में इस तरीके से पत्ते जो है वो लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। तो अब क्या हुआ, जैसे सपोज कि आप पोलार्डिंग कर रहे हैं तो सीधे सीधे यहां से इनको कट कर देना ऊपर से, ठीक। ग्रोन अप ट्रीज आर कट एट अ हाइट ऑफ नॉट मोर देन 2 meters वेयर द टॉप ऑफ स्टेम इज कट ऑफ। टॉप ऑफ द स्टेम जो है वहां से उनको कट कर दिया जाता है, या क्या किया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लीफी पार्ट्स होते हैं उनको कट कर दिया जाता है और उसको एज फॉडर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो पोलार्डिंग क्या होता है कि डायरेक्टली टॉप ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट जो है उसको कट कर देना इस तरीके से, और नॉट मोर देन 2 meters, ठीक। दैट इज योर पोलार्डिंग। नेक्स्ट है आपका कोपाइसिंग। कोपाइसिंग क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि जब प्रॉपरली ट्रीज जो है एक अच्छा टिम्बर प्रोड्यूस कर देता है और फिर आपको इसको क्या करना है, आपको उसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ से आप कटिंग करते हो और कटिंग शुड बी डन इन स्लैंटिंग पोजीशन, जैसे ये है, तो इस तरीके से आप उसको कट करोगे और यहाँ से जो टिम्बर है वो अलग कर लिया जाता है। और कोपाइसिंग फिर यहाँ से, और जनरली ये रेनी सीजन में किया जाएगा ताकि यहाँ से जल्दी जो है दूसरा प्लांट जो है वो रीग्रो कर जाए यहीं से ही। और स्लैंट पोजीशन पर इसलिए ताकि रेन वाटर जो है वो वहां पर स्टोर ना हो सके, अगर वहां पर स्टोर हो जाएगा तो इससे वो जो कोपाइस है वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक। तो ये था कुछ ट्री कैनोपी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जिनको आप करते हो, लॉपिंग, ब्रैशिंग, पोलार्डिंग एंड कोपाइसिंग। अब हम समझते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स कॉम्बिनेशन, जब हमने अपनी लास्ट क्लास में कंपोनेंट्स कॉम्बिनेशंस देखे थे, उन्हीं की बेसिस पे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू एग्री सिल्वीकल्चरल। सबसे पहला जो होता है आपका एग्री सिल्वीकल्चरल। तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है ये किस तरीके का सिस्टम है। इट इज सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट्री ट्रीज विद अरेबल क्रॉप्स मोस्टली ऑन द अरेबल लैंड्स टू गेट बोथ फूड एंड वुड, राइट। एग्री वर्ड जो है ये एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं तो किसके लिए करेंगे, भोजन के लिए, फूड के लिए। सिल्वीकल्चर आप किसके लिए करेंगे, ट्रीज के लिए। और सिल्वीकल्चर का मेन मोटिव क्या होता है, टू गेट बेस्ट क्वालिटी टिम्बर, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट्री ट्रीज विद अरेबल क्रॉप्स और मोस्टली ऑन अरेबल लैंड्स। अरेबल लैंड्स या अरेबल क्रॉप्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, तो ये सारे आपके क्या है, अरेबल क्रॉप्स है। अरेबल लैंड्स का मतलब क्या हो गया कि लैंड कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग अरेबल क्रॉप्स, राइट। तो उसी लैंड में जो अरेबल क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो एग्रीकल्चरल लैंड, वहां पर आप क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट्री कर रहे हो, और फॉरेस्ट्री के लिए आप सिल्वीकल्चरल अपना रहे हो, राइट। तो टू गेट बोथ फूड एंड वुड, दैट इज योर एग्री सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिस। मोस्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आप ट्रीज लगाओगे दे विल बी द नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज, एनएफटीज। अब एनएफटीज क्यों होंगे, क्योंकि देखिए अगर आप वहां पर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, राइट, वहां पर ट्री भी है, तो ज्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन ले लेगा, ट्रीज ले लेगा। तो क्रॉप्स जो बेचारे फसल है उनको तो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। तो इसी वजह से आप वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज लगाते हो ताकि जो वहां पर न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी प्रॉपर रिसाइकलिंग होती रहे, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो काफी अच्छा रहे, और सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो कंप्लीटली ट्री को ना मिले। अगर ट्री भी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फिक्सिंग है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके क्रॉप्स को भी मिलेंगे, राइट, इस तरीके से। बाकी आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, नोट्स जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो इससे आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ओके, ये क्रॉप्स है, प्रिंटिंग एरर हो गया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए,
नेक्स्ट है आपका एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग के बारे में तो हमने कल भी अपने लेक्चर पे ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। एले क्रॉपिंग बेसिकली क्या होता है कि जहां पर ट्रीज जो है वाइड स्पेसिंग में इन द फॉर्म ऑफ रोज उनको प्लांट किया जाता है, दैट इज योर एले क्रॉपिंग, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रोज। स्पेसिंग काफी होती है इनके बीच, वाइड स्पेसिंग होती है, और यहाँ पर हर पे आप ट्री लगा रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम। एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम का ही एक टाइप है जहां पर फूड क्रॉप्स जो है दे आर ग्रोन इन एले। एले मीन्स रोज, रोज गुलाब वाला रोज ने, ROWS वाला रोज, इन्फॉर्म्ड बाय हेज रोज ऑफ ट्रीज और shrubs। और जो स्पेस होता है दो हेज और रोज ऑफ ट्रीज के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, एले कहते हैं। इसके एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं इस क्रॉपिंग की, हम ऑलरेडी अपने कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इट प्रोवाइड्स हायर टोटल बायोमास पर यूनिट एरिया देन अरेबल क्रॉप्स अलोन। इट यूटिलाइजेस द ऑफ सीजन प्रेसिपिटेशन विच अदरवाइज वुड गो वेस्ट। डेफिनेटली ये सारी बातें कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप लोग जो है इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर कहीं भी डाउट आता है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर कर मुझसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि जब भी मैं आपका डाउट देखूं तो मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई कर दूं। चलिए, नेक्स्ट है एग्री हॉर्टिकल्चर सिस्टम। एग्री हॉर्टिकल्चर सिस्टम, अब अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज विद फूड क्रॉप्स। फ्रूट ट्रीज, हॉर्टी मीन्स व्हाट, इट मीन्स फ्रूट, ओके। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो टिम्बर के पर्पज से नहीं उगाए जा रहे हैं, वो कौन से हैं, फ्रूट ट्रीज है विथ फूड क्रॉप्स। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल ट्री का, राइट, एप्पल ट्री का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो अब यहाँ पर जो ट्रीज है वो आपके कैसे फ्रूट ट्रीज है, और इन्हीं के साथ साथ फूड क्रॉप्स को जो है वो उनको उगाया जा रहा है, और इसीलिए इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फूड फ्रूट सिस्टम, okay, in which short duration arable crops are grown in interspace of food fruiting. Most of the fruit plants develop full canopy after several years, and some of them require regular pruning, thus permitting an intercrop. Definitely कुछ fruit plants ऐसे होते हैं जो कि फुल कैनोपी क्या होता है ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। फुल कैनोपी, हाफ कैनोपी, इंटरमीडिएट कैनोपी एंड ऑल, ये सब हमने अपने शुरुआती के सेकेंड थर्ड लेक्चर में सब डिस्कस कर लिया है। तो सेवरल ईयर्स के बाद ही वो फुल कैनोपी डेवलप कर लेते हैं, तो इस वजह से इनको रेगुलर प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, ठीक। फिर अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो इंटरक्रॉपिंग प्रोवाइड्स वीड फ्री एरिया एंड यील्ड ऑब्टेन्ड विल बी बोनस टू द फार्मर्स। डेफिनेटली अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई फार्मर है, सपोज वो अपनी फार्मिंग लैंड में सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स लगा रहा है, लेकिन अगर वो अब क्रॉप्स के साथ साथ फ्रूट क्रॉप्स भी लगा रहा है, तो उसको तो बोनस हो गया ना, राइट। और वीड तो है ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है वीड के लिए, ठीक, तो वीड फ्री एरिया हो गया। अब ये कंसेप्ट जो है, दिस concept is to encourage small farmers to take up tree planting and ensure good returns, okay, this is to encourage small farmers। काफी easy words में लिखे हुए हैं, आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। Individual farm ponds and watering will certainly prove the scope of fruit farming is hardy species like bear, guava, pomegranate, custard apple, etc. choose it। तो किस तरीके के आप फ्रूट्स को चूज कर सकते हो फॉर एग्री हॉर्टिकल्चर सिस्टम, ये आपको बताया गया है। इंटरक्रॉपिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज विद शॉर्ट ड्यूरेशन लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल प्रूव बेनिफिशियल। अगर आपको इन फ्रूट्स के साथ आपको जो क्रॉप्स उगाने हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे दलहन हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो ये काफी बेनिफिशियल प्रूफ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम। अब सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 2 टायर मॉडल होता है, ओके, of fodder based agroforestry system and it is suitable for class 4 and above lands। अब यहाँ पर आपको class 4 क्या होता है ये आपको डाउट आ रहा होगा, तो घबराने की बात नहीं है। अभी हम एग्रीकल्चर में सॉइल वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर पे, तो उसमें सॉइल की अलग अलग क्लासेस आपको दी हुई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो वो सारे क्लासेस जो है आप वहां पर पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर फिर आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना समझना है कि सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम जो है ये 2 टायर का मॉडल है, 2 स्टोरी है, जहां पर फॉडर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री होती है। मतलब आपको क्या मिलेगा, ट्रीज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही
जो ट्री स्पीशीज के साथ ही, जैसे देखिए यहाँ पर, दिस सिस्टम एसेंशियली इंटीग्रेट्स टॉप फीड ट्री स्पीशीज with ground storage forage crops to support livestock and to prevent land degradation. अब forage crops क्या होते हैं? They are the crops grown specially to be grazed by livestock. मतलब आप जानबूझकर वहां पर ऐसे crops को grow कर रहे हैं जो कि livestock को feed करते हैं या graze करते हैं। जैसे graze मतलब चरना, ठीक। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पर जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि लैंड डिग्रेडेशन को आप प्रिवेंट कर सके, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीज के साथ साथ फॉडर को ग्रो किया जाता है, forage crops को ग्रो किया जाता है टू सपोर्ट लाइव स्टॉक। तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल है, बहुत ही लो होती है, ठीक, बहुत ही लो होती है। तो अब आप वहां पर क्या करो, फॉरेज क्रॉप उगा दे रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है, ये सारे पॉइंट्स जो है आप एक बार देख लीजिएगा, और जो जितने भी डाटा वाले पॉइंट्स हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन पर डेफिनेटली कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। फिर अब यहाँ पर देखिए, जब हम सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसी सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम में एक होता है आपका ट्री कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका पास्चर कंपोनेंट। तो ट्री कंपोनेंट क्या होगा? फास्ट ग्रोइंग हैविंग मल्टीपल मल्टीपर्पज यूसेज। जैसे ऐसा कंपोनेंट जो कि काफी अच्छे से फास्ट ग्रो करेगा और उसका मल्टीपर्पज यूज होगा, फ्यूल, फॉडर, स्मॉल टिम्बर, तो आप उसे क्या कहेंगे? ट्री कंपोनेंट। हाई पैलेटेबिलिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फॉलिएज। पैलेटेबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि टेस्ट में काफी अच्छा होगा, डाइजेस्टेबल होगा, मतलब उसके जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे काफी अच्छे होंगे, टेस्ट उनका काफी अच्छा होगा, डाइजेस्टेबल होंगे। Good copicing ability, ability to withstand browsing and trampling and intense slopping, resistance tolerance to drought and extreme temperatures. मतलब जो भी आपको ये सारे कंपोनेंट्स किसी पौधे या ट्री में दिखाई देते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? ट्री कंपोनेंट। अब किसी सब्सटेंस या किसी कंपोनेंट को आप पास्चर कंपोनेंट कब कहेंगे? इट शुड बी एबल टू ग्रो वेल एज अंडर स्टोरी एंड बी कंपैटिबल विद अदर फॉरेस्ट क्रॉप्स। अदर फॉरेज क्रॉप्स, अंडर स्टोरी का मतलब क्या हुआ कि जो शेड बियरिंग स्पीशीज है उनके साथ वो प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं। मोस्ट बी प्रोलिफिक सीडेड, प्रोलिफिक सीडेड का मतलब कि ह्यूज अमाउंट में वो सीड अब प्रोड्यूस कर सके। और अगर नॉन सीडलिंग टाइप है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेट कर सके, राइट। पोजेस हाई पैलेटेबिलिटी एंड गुड न्यूट्रिटिव वैल्यू, it should be able to withstand overgrazing and trampling. डेफिनेटली ओवरग्रेजिंग एंड ट्रैम्पलिंग का मतलब, ट्रैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ? रौंद देना, कुचल देना, मतलब एक तरीके से नष्ट कर जाए। तो पास्चर कंपोनेंट जो होंगे उनको इजीली जो है वो नष्ट कर दिया जाता है, दैट विल बी योर पास्चर कंपोनेंट। नेक्स्ट है आपका हॉर्टी पेस्टोरल सिस्टम। ये भी टू टायर मॉडल है फॉर फ्रूट कम फॉडर बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। इट मींस व्हाट कि यहाँ पर जो सिस्टम वर्क, ये जो सिस्टम है इट वर्क्स बेस्ट इन मीडियम सॉइल्स, जैसे स्लो ग्रोइंग एंड लेटर बियरिंग फ्रूट स्पीशीज जैसे होते हैं, जैसे टैमरिंड हो गया, जामुन, आंवला, बेल, वुड एप्पल, कैश्यू, ये हाईली सुटेबल होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि लो इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ विथ कंटिन्यूअस ग्रेजिंग कस्टर्ड एप्पल विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपके पास ज्यादा लो इनपुट के साथ, है ना, मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, लो इनपुट में ही आपको क्या हो जाता है, लाइव स्टॉक के लिए आपको फॉडर भी मिल जाएगा। और अगर इसके साथ आप कस्टर्ड एप्पल ग्रो करते हैं तो फिर तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इट मीन्स व्हाट, हॉस्टी पेस्टोरल सिस्टम जो है इट इज डिफाइंड एज वन ऑफ द एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम व्हिच इंटीग्रेट्स फ्रूट ट्रीज विद ग्रासेस और पास्चर स्पीशीज। नेक्स्ट है TIM-FIB, टिम्बर कम फाइबर सिस्टम। सिंपली समझ में आ रहा है कि एक ऐसा एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है विच इज सुटेबल फॉर नॉन एरेबल लैंड्स, दैट इज डिग्रेडेड साइट्स। नॉन एरेबल लैंड्स मतलब वो किसी भी तरीके के क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दे आर इनकैपेबल, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ सम टिम्बर यील्डिंग स्पीशीज विद फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। मतलब टिम्बर और फाइबर, आप इंटीग्रेशन किसकी कर रहे हो? इंटीग्रेशन सिस्टम है और
किसकी इंटीग्रेशन हो रही है? ऑफ सम टिम्बर यील्डिंग ट्री विथ फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। सिंपल। नेक्स्ट इज योर एग्रो सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम। अब यहाँ पर किसकी इंटीग्रेशन होगी? इट इज अ सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज विद ग्रासेस हैविंग कैटल कंपोनेंट इन इट वेयर द कैटल आर अलाउड टू ग्रेज। देखिए, आपको ये सारे सिस्टम में किन किन का इंटीग्रेशन होता है, किन किन को साथ में इनकी इंटीग्रेशन होती है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि डियर व्यूअर्स इससे आपको बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं और आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज यहीं से पूछेंगे, ज्यादा डीप में आपको नहीं पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें किनका इन्वॉल्वमेंट होता है, किनकी इंटीग्रेशन की जाती है, यही आपसे पूछेगा। तो एग्रो सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम में यहाँ पर क्या है? इट इज अ सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज with grasses having cattle component in it where the cattle are allowed to graze. So this is your word, this is agro-silvipastoral system। और यहाँ पर अगर आप देखें तो Alnus species grass is being allowed to grow where the cattle will graze। तो ये जो है ये थोड़ा important point बन जाता है आपका this one। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हम अपने आने वाले लेक्चर में ओके डियर व्यूवर्स, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हम अपने आने वाले लेक्चर में सोशल फॉरेस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और एग्रीकल्चर के सॉइल वाले पोर्शन को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टाटा बाय बाय, टेक केयर।